हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हीमोस्टेसिस को स्टार्ट करा था और अपन ने उसमें देखा था कि सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकने के लिए, हीमोस्टेसिस करने के लिए सबसे पहले आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करता है और फिर क्लोटिंग फैक्टर को देखा था। ठीक है। बाद में अपन ने देखा कि क्लोटिंग फैक्टर को अपन ने देख लिया था कि क्लोटिंग फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 13 टाइप के होते हैं। सबके नाम अपने ट्रिक से याद करे थे। अब अपन उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करता है। और उसको अपन बोलते हैं कोएगुलेशन पाथवे। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन पाथवे को अपन पढ़ते हैं कि कैसे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। कोएगुलेशन पाथवे, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर कैसे एक सीक्वेंस प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होता है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं और वहां पे क्लॉटिंग बनाते हैं। देखो, यदि आपकी ब्लीडिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से भी नहीं रुक रही, प्लेटलेट से भी नहीं रुक रही, तो क्लोटिंग फैक्टर आके उसकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस से कहीं स्लिप मत हो जाना। अब देखो, इसके लिए 3 पाथ होते हैं। ठीक है, 3 पाथ होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कितने होते हैं? 3 पाथ होते हैं। सबसे पहला पाथ होता है इंट्रेंसिक पाथवे। कौन सा होता है? इंट्रेंसिक पाथ। ठीक है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन सा होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। एंड थर्ड होता है कॉमन पाथ। कौन सा होता है? कॉमन पाथवे। ठीक है। तो ये 3 पाथ होते हैं जिनसे ब्लीडिंग को रोका जाता है, क्लोटिंग फैक्टर। अब क्या क्या अंतर होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, इनमें अंतर समझो। कई लोग नहीं समझ पाते। यदि समझो कि यदि आपके, देखो, कभी किसी इंसान के चक्कू घुसा दिया, नाइफ से वार किया गया, स्टक इंजरी करी गई है, ठीक है, स्टैब इंजरी हुई है, चक्कू घुसा दिया, तो सबसे पहले उसके टिश्यू डैमेज होते हैं ना। तो यदि उसके टिश्यू डैमेज होते हैं ना, तो टिश्यू डैमेज होने से भी एक क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब टिश्यू डैमेज हुए, वहां पे ब्लीडिंग तो हुई है ना। तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी वेसल्स भी डैमेज हुई है, जब भी तो ब्लीडिंग हुई है। बिना वेसल्स डैमेज हुए तो ब्लीडिंग हो नहीं सकती। तो वेसल्स डैमेज हुई है, जब भी तो ब्लीडिंग हुई है। तो जब एंडोथेलियल डैमेज हुई है, वहां से भी एक पाथवे स्टार्ट होता है। तो एक पाथवे तो जब टिश्यू डैमेज होता है तब स्टार्ट होता है, और दूसरा पाथवे स्टार्ट कब होता है? जब आपका इंट्रिंसिक, मतलब कि आपकी वेसल्स डैमेज होती है, तब होता है। ठीक है। और बाद में ये दोनों पाथवे मिलकर एक कॉमन पाथवे बनाते हैं, जिससे कब यूज होता है, जिसका ये दोनों में आता है, जो एंड में जाके आपका क्लोट बनाता है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कब स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल टिश्यू के डैमेज होने पे। जैसे आपकी स्किन के टिश्यू है, वो डैमेज हुए हैं, तो उनसे एक क्या स्टार्ट होता है? एक पाथवे स्टार्ट होता है, वो एक्सटर्नल पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। जबकि एंडोथेलियल एंडोथेलियल वेसल्स के डैमेज होने से जो स्टार्ट होता है पाथवे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। और कॉमन पाथवे तो दोनों में आता है, एंड में, है ना। तो अपन जैसे पहला स्टार्ट करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे अपन स्टार्ट करते हैं पहले कि इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। ठीक है। पहला अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है? एंडोथेलियल के डैमेज होने से। एंडोथेलियल थीलियम ऑफ वेसल्स के डैमेज होने से ये स्टार्ट होता है। जब एंडोथेलियम जो वेसल्स डैमेज होंगी, तो उसकी वजह से जो आपका पाथवे स्टार्ट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। कैसे स्टार्ट होता है, इसको समझो। ठीक है। देखो, जैसे ही आपका कोई सरफेस डैमेज होता है, जैसे ही आपकी एंडोथेलियल सरफेस डैमेज होती है, कोलेजन एक्सपोजर होता है। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपका क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में भरा होता है। किसमें होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है। आई मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। ये जैसे सरफेस आपका डैमेज होता है, क्या हुआ? सरफेस आपका डैमेज हुआ। ठीक है। वेसल्स का, एंडोथेलियम का सरफेस की बात कर रहा हूँ। जैसे एंडोथेलियम सरफेस डैमेज हुआ है, ये 12th जो इनएक्टिव फॉर्म में था, वो 12th क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ कि आई मतलब हो जाता है इनएक्टिव। ठीक है। और ए मतलब होगा आपका क्या? एक्टिव। मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है। तो जो 12 नंबर इनएक्टिव था, 12 नंबर फैक्टर होता है हैगमान फैक्टर, वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है सरफेस एंडोथेलियम के डैमेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो क्लोटिंग फैक्टर 11 है, कौन सा? क्लोटिंग फैक्टर 11 है,
जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा था, अब वो क्लोटिंग फैक्टर 12 आके क्या करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव, उसको क्लोटिंग फैक्टर 11 को एक्टिव कर देता है। अब क्लोटिंग फैक्टर 11 किसको एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा क्लोटिंग नंबर 9 को, वो एक्टिवेट करेगा क्लोटिंग नंबर 9 को। ठीक है, कौन करता है, 11 एक्टिव। अब 11 ये किसको एक्टिव करेगा, क्रिसमस फैक्टर है, वो किसको एक्टिव करता है, वो एक्टिव करता है आपके क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 को। किसको करता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 को। कौन करता है, 9 एक्टिव। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इंट्रिंसिक पाथवे में जो सीक्वेंस बनता है वो ये बनता है आपका 12, उसके बाद 11 को एक्टिव करता है, 11 किसको एक्टिव करता है, 9 को करता है, 9 किसको एक्टिव करता है, 8 को करता है। जो टिश्यू डैमेज हुआ है, सॉरी वेसल्स डैमेज है, वो 12 को एक्टिवेट करती है, 12 11 को करता है, 11 9 को करता है और 9 8 को करता है। ये आपको याद रखना है इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट किससे हुआ है, इंट्रिंसिक पाथवे है वो स्टार्ट किससे हुआ है, स्टार्ट हुआ है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 से, जो जिसका नाम है हैगमान फैक्टर। वो खत्म किस पे हुआ है, एंड प्रोडक्ट क्या है, स्टार्ट इससे हुआ है 12 से, तो मैं गलत लिख दिया, स्टार्ट हुआ है ये किससे, 12 से। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या बना इसमें, 8। क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, एक कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए जो ये बता सके कि आपका इंट्रिंसिक पाथवे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंट्रिंसिक पाथवे आपका सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके लिए कोई डायग्नोसिस होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक डायग्नोसिस होता है, कौन सा डायग्नोसिस होता है, मतलब लिखो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, कि इंट्रिंसिक पाथ आपका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। और उसका नाम होता है आपके, उसका नाम होता है APTT। क्या नाम होता है, APTT नाम होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसकी नॉर्मल ये होता है, ये सैंपल जाता है, ये एक तरह से इसमें क्या होता है, ब्लड सैंपल जाता है ना। और ये ब्लड सैंपल कौन सी वाइल में जाएगा, ये आपको पता होता है, जो आपकी ब्लू कलर की ब्लू सिट्रेट वाइल होती है उसमें जाता है। ब्लू सिट्रेट 3.2 कंसंट्रेशन 3.2% वाइल आती है, उसमें ये सैंपल जाता है। ठीक है, किसमें जाता है, ब्लू सिट्रेट 2 जो ब्लू कलर की वाइल आती है उसमें जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 से 35 सेकंड की होती है। कितनी होती है, 25 से 35 सेकंड होती है। मतलब 25 से 35 सेकंड में ये पूरा है वो क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक पाथवे पूरा कवर हो जाता है। और कौन सी दवा है जो इसको कंट्रोल करती है, कौन सी दवा जो एपीटीटी वैल्यू को अल्टर करती है, ये क्वेश्चन आता है, विच ड्रग अल्टर एपीटीटी, एपीटीटी को कौन सी दवा है जो अल्टर करती है, तो आपका आंसर होगा, सिंगल आंसर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको काफी बार क्वेश्चन आता है, आंसर जाएगा हिपैरिन। आप जो हिपैरिन की डोज अपन देते हैं, हिपैरिन 5000 इंटरनेशनल यूनिट अपन जो ओडी में देते हैं, आपको पता है, खून पतला करने के लिए हिपैरिन की इंजेक्शन देते हैं, वो एपीटीटी वैल्यू को क्या करता है, अल्टर करता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया, अभी तक अपन ने जो देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे को अपन ने देखा, क्या देखा इंट्रिंसिक पाथवे, कि इसमें 12 11 को करता है, 11 9 को करता है, 9 8 को करता है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है, एंडोथेलियम वेसल्स के डैमेज होने की वजह से जो पाथवे स्टार्ट होता है उसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा अपन ने देख लिया कि एंड प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, एटे बनता है। ये कौन सा टेस्ट है जो इसको
मेजर करता है कि सही कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो टेस्ट है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 से 35 सेकंड तक होती है। और ये कौन सी वाइल में जाता है? ब्लू सिट्रेट कलर की जो वाइल आती है उसमें जाता है। ठीक है, इसका सैंपल हिपैरिन ड्रग है, वो इसकी वैल्यूज को क्या करता है? अल्टर करता है। यदि हिपैरिन ले रहे हो तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जब भी हिपैरिन थेरेपी चलती है ना, तो आपको एपीटीटी कराना होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को कराना होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, आपको ऐसे तो याद होगा नहीं और आप सब टेंशन में आ जाओगे कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, HEI। इसकी फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन लगता है HEI बोलते हैं। आप बहुत माइक्रोबायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे HEI। तो अपने उससे निमोनिक बनाया है, किससे? HEI। आई मतलब इंट्रिंसिक पाथवे। आई मतलब होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक पाथवे किससे असेस किया जाता है? एपीटीटी से। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और ये एपीटीटी को अल्टर कौन करता है? उसको अल्टर करता है हिपैरिन। ठीक है, तो आप इससे याद कर पाओगे HEI से। क्लियर हुआ इतनी बात? अब इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो अपन ने पढ़ लिया। इंट्रिंसिक पाथवे में एक चीज और ऐड करना कि इंट्रिंसिक पाथवे है ना, वो कंपेयरली मोर टाइम लेता है। कंपेयरली मोर टाइम, ज्यादा टाइम लेता है आपका कौन? इंट्रिंसिक पाथवे ज्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो छोटा होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में थोड़ा मिनटों में लगता है, मतलब कि इसमें मिनट में टाइम लगता है, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखेंगे तो इसमें सेकंडों में टाइम लगता है। ठीक है, पर ये कोई इश्यू नहीं है कंपेयर करने वाला। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पाथवे। अपन देखते हैं दूसरा, देखते हैं अपन इंट्रिंसिक के बाद अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन सा देखते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों स्टार्ट होता है? आपको इसका रीजन पता है कि ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि टिश्यू डैमेज होने से। एक्सटर्नल टिश्यूज डैमेज हुए हैं बिकॉज एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज होने की वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। क्योंकि एक्सटर्नल टिश्यू जो डैमेज होता है ना, तो वो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अपन ने ये पढ़ा था जब एंडोथेलियल डैमेज होती है तो वो हैगमान फैक्टर को एक्टिवेट करती है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करती है। यहाँ पे टिश्यू, जैसे टिश्यू डैमेज होते हैं तो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। वो कौन सा है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 13 है, सॉरी टिश्यू फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 3 होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, उसको ये क्या करते हैं? सरफेस जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो 3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 3 क्या करेगा? जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 होता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, उसको 3 क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 है, वो क्या हो गया है? एक्टिव हो गया। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 यहाँ पे एक्टिव हो गया, मतलब यहाँ पे 2 ही क्लोटिंग फैक्टर काम आए हैं। ठीक है, कितने क्लोटिंग फैक्टर काम आए हैं? 2 ही काम आए, 3 और 7। 3 और 7 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन काम आया है, और दूसरा कौन सा काम आया है आपका? 7वें नंबर पे कौन सा होता है? स्टेबल फैक्टर। ये 2 ही फैक्टर यहाँ पे काम आए हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो सॉरी स्टेबल फैक्टर। ये 2 ही फैक्टर यहाँ पे क्या आते हैं? काम आते हैं। अब ऐसा कोई, मैं दोबारा पूछूंगा कि ऐसा कोई टेस्ट है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे को कवर कर सके? ऐसा कोई डायग्नोसिस है? ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर कर सके कि भाई यदि उसको देख के अपन बता सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे सही काम कर रहा है या नहीं? तो इसका भी आंसर है यस। और वो कौन सा टेस्ट है? वो है PTINR। आप सब जानते हो PTINR एक टेस्ट होता है, बहुत
कॉमनली टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको वारफेरिन चलती है उसमें पीटीआईएनआर कराते हैं। तो पीटीआईएनआर की फुल फॉर्म मैं बताऊंगा कि पीटी मतलब तो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। और आईएनआर मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। जो पीटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, मैं ये भी बता देता हूँ कि पीटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 10 से 14 सेकंड। कितनी होती है? 10 से 14 सेकंड होती है। देखिए ये होता है 0.8 से 1.2 होता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है पीटी जो आपका आया है अपॉन पीटी स्टैंडर्ड, है ना। पीटी एक्चुअल अपॉन पीटी स्टैंडर्ड। पीटी एक्चुअल जो भी होगा वो पीटी स्टैंडर्ड अपन 14 सेकंड मानते हैं ना। और जो ये नॉर्मल वैल्यू आती है वो 0.8 से 1.2 होती है। कौन सी दवा है जो पीटीआईएनआर को इफेक्ट करती है? कौन सी दवा जो पीटीआईएनआर की वैल्यूज को अल्टरनेट करती है? तो आंसर लिखो वारफेरिन। जो वारफेरिन दवा आती है वो पीटीआईएनआर को क्या करती है? सॉरी, सही लिख देता हूं मैं। अब एक दवा आती है वारफेरिन, वारफेरिन 5 mg भी आती है, 2.5 mg भी आती है, 2 mg भी आती है। ये वारफेरिन की जो टैबलेट होती है जिसको अपन क्यूमोडोन के नाम से भी आती है, ये टैबलेट होती है वो पीटीआईएनआर के लेवल को इफेक्ट करती है। तो इसके लिए भी एक निमोनिक बना देते हैं, है ना। इसके लिए भी एक निमोनिक बना देते हैं। और निमोनिक क्या बनेगा आपको याद करने के लिए बहुत सुविधा होगी कि एक्स गर्लफ्रेंड से पब्लिक टाइम पर वार, से वार पब्लिक टाइम पर। पब्लिक में एक्स गर्लफ्रेंड से वार हो गया टाइम पर, या पब्लिक में वार। एक्स गर्लफ्रेंड से, इसको ऐसे लिख दो, एक्स गर्लफ्रेंड से पब्लिक में वार हो गई, लड़ाई हो गई, है ना। तो एक्स मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे, पब्लिक मतलब कि पीटीआईएनआर, वार मतलब वारफेरिन। एक्स गर्लफ्रेंड से पब्लिक में वार। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में पीटीआईएनआर कराते हैं और कौन सा दवा है जो इसको इफेक्ट करता है? वारफेरिन करता है। जबकि अपन ने उसके लिए ट्रिक पढ़ी थी HAI। एच मतलब सॉरी आई मतलब इंट्रिंसिक, ए मतलब क्या होता है? एपीटीटी कराएंगे, और एच मतलब होता है क्या? हिपैरिन इसको इफेक्ट करता है। तो अपन ने ये पढ़ा, ठीक है। तो अपन ने अब तक दोनों पाथवे पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ लिया और इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कॉमन पाथवे जो मेन काम का है। कौन सा? कॉमन पाथवे पढ़ेंगे। तो अब थर्ड स्टार्ट करते हैं अपन। अब थर्ड नंबर का स्टार्ट करते हैं कॉमन पाथवे। अब थर्ड नंबर पे अपन पढ़ते हैं कॉमन पाथवे, है ना। कौन सा? कॉमन पाथ, कॉमन पाथवे। इसको समझना कि अब देखो अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या बना था, इंट्रिंसिक में क्या क्या बना है और एक्सट्रिंसिक में क्या बना है। लास्ट प्रोडक्ट की बात करें, इंट्रिंसिक में लास्ट प्रोडक्ट बना था वो आपका बना था 8A, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में लास्ट बना था वो बना था 7A, ठीक है। ये मतलब दोनों में बना था। एक और मानना कि कैल्शियम और होता है। क्या होता है? एक कैल्शियम और होता है जिसका नाम होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4। ये भी एक अलग ही इंपोर्टेंस दिखाता है, ठीक है। प्लाज्मा में पाया जाता है तो क्लॉटिंग में काम करता था, इसलिए इसको भी क्लॉटिंग फैक्टर बोला गया है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अब समझो कैसे काम करता है। आप सबने ये नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10, कहीं आया था कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो अपन ने पढ़ा कि 7 एक्टिवेट, 8 एक्टिवेट
और कैल्शियम, ये सारे इसको क्या करने में हेल्प करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली जो ये 10 ए बनता है ना, क्लोटिंग फैक्टर 10, क्लोटिंग फैक्टर 10 बोलते हैं स्टॉप पावर, इसी को अपन बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी इसको बोला जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है आगे, ये यहां तक एक स्टेप खत्म, ठीक है। पहला स्टेप ये कॉमन पाथवे का पहला स्टेप ये। दूसरा क्या होता है कि आपके ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट इनएक्टिवेट फर्स्ट, है ना, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट इनएक्टिवेट, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट इनएक्टिव, ये कन्वर्ट होता है किसमें, थ्रोम्बिन में। और इसको कौन करता है कन्वर्ट, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर, सॉरी फर्स्ट नहीं है सेकंड होता है, क्लोटिंग फैक्टर सेकंड एक्टिव हो गया है। क्लियर, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, थर्ड में क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट इनएक्टिव, इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है। और ये कन्वर्ट होता है क्या, जो थ्रोम्बिन है ना आपका, थ्रोम्बिन है या क्लोटिंग फैक्टर सेकंड एक्टिव वाला है, ये इसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, फिब्रिन। जो फिब्रिन क्या है, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट एक्टिव, ये फिब्रिन में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ये जो फिब्रिन है ना, ये लूज है, अभी ये फिब्रिन लूज है, ठीक है, ये फिब्रिन अभी क्या होता है, लूज होता है। अब आपने एक और पढ़ा होगा कि जो क्लोटिंग फैक्टर 13 होता है, जिसका नाम ये है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो इसको टाइट फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, फिब्रिन में, रिजिड फिब्रिन बोल सकते हैं जिसको, इसको बोलते हैं अपन रिजिड या फर्म फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, टाइट कर देता है। ये फिब्रिन को क्या कर देता है, टाइट कर देता है, ठीक है। अब ये फिब्रिन है ना, बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है, फाइबर, ये फिब्रिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल तो धागे धागे जाल, फाइबर्स का नेटवर्क होता है बिल्कुल, ये फॉर्म ऑफ फाइब्रिन होता है। और ये कहता है डिजोल्व नहीं होता, ये मतलब कि अनडिजोल्व होता है, नॉन डिजोल्विंग होता है, ये घुलनशील नहीं होता है ना, ये इतनी आसानी से नॉन डिजोल्विंग होता है, नॉन डिजोल्व होता है, घुलता नहीं है, इसलिए रिजिड रहता है। और ये क्या होता है कि एक बिल्कुल नेटवर्क बना देता है, जैसे कि ये वेसल्स है यदि, ठीक है, और ये मान लो ये वेसल्स ऐसे डैमेज हो गई, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये वेसल डैमेज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बिल्कुल ऐसा नेटवर्क बना देगा, बिल्कुल जाल बना देगा, जैसे खुरंड बोलते हैं जिसको अपन, ये ऐसा जाल बना देगा जो कि घुलता नहीं है, कि जो ब्लड आया वो ब्लड में आके वो घुल गया और बहने लग गए। अब ये जो फिब्रिनोजन था वो फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ है ना, अब ये फिब्रिन, देखो ये सब जितने भी क्लोटिंग फैक्टर पढ़ने पड़े थे, फिब्रिनोजन, ये ब्लड में आराम से घुलते रहते हैं और बहते रहते हैं, लेकिन जैसे ये कन्वर्ट हुआ है ना फिब्रिन में, अब ये ब्लड में घुलेगा नहीं, ये बिल्कुल सॉलिड की तरह यहाँ पे एक फाइबर ही फाइबर का एक कलेक्शन बना देगा, और अब ये क्लोट बन गया, इसको अपन बोलते हैं क्लोट। अब ये क्लोट बन गया है ना। अब ये इसमें आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी सब आती हैं, सब आके इसको हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये हटता नहीं है, इसको अपन बोलते हैं क्लोट। ये यहाँ पे क्लोट बन गया है और बिल्कुल नॉन डिजोल्विंग है, ये अब ब्लड में पिघलेगा भी नहीं, डिजोल्व नहीं होने वाला ये ब्लड में, ठीक है। और इस तरह से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इस तरह से क्लोटिंग फैक्टर आके ब्लीडिंग रोकते हैं, ठीक है। आप सबको क्लियर हुआ कि सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा अपन ने, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे देखा, उसमें 8A बना, उसके बाद में एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा जिसमें 7A बना, और 8A 7A और कैल्शियम ने जो 10 वाला जो था उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोला। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करा, जो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड होता है उसको एक्टिवेट करा, और प्रोथ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फिब्रिन होता है जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डिजोल्व नहीं होता है। डिजोल्व नहीं होता मतलब कि ये वहां पे एक तरह सीमेंट का काम करता है, क्लोट बना देता है, ठीक है। तो क्लोट होने के बाद वहां पे ब्लीडिंग रुक जाती है।
ठीक है। तो अब तक अपन ने देखा कि इस तरह से हमने देखा कि क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन अब आपके मन में एक और डायग्नोसिस की बात आ रही है कि हम कैसे हमको डायग्नोसिस करके बताओ कि क्लॉटिंग हो रही है वो बिल्कुल सही टाइम पे हो रही है, लेट सेट तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्लॉटिंग को देखने के लिए भी कोई डायग्नोसिस होता है क्या? क्लॉटिंग को देखने के लिए भी कोई डायग्नोसिस होता है या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या जो क्लॉटिंग को देख सके? तो बिल्कुल होता है। इसको अपन देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर क्लॉटिंग। देखो जिस तरह से अपन ने प्लेटलेट में जो ब्लीडिंग को रोकता है उसके लिए अपन ने पढ़ा था ब्लीडिंग टेस्ट, पढ़ा था ना ब्लीडिंग टेस्ट बीटी टाइम, जो यू मेथड से देखा था अपन ने और दूसरा ड्यूक मेथड से देखा। ड्यूक मेथड से 2 से 5 मिनट आता है, यू मेथड से 2 से 7 मिनट आता है। इसी तरह क्लॉटिंग के लिए भी क्लॉटिंग टाइम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? क्लॉटिंग टाइम देखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं? सीटी बोलते हैं ना, बीटी सीटी नॉर्मल रूटीन होता है, बीटी सीटी। तो ये होता है सीटी। और सीटी किस पे डिपेंड करता है? ये लिख लेना, टोटल डिपेंड ऑन क्लॉटिंग फैक्टर। ये टोटल क्लॉटिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आपने देखा था कि जो बीटी था, ब्लीडिंग टाइम था, वो प्लेटलेट पे डिपेंड कर रहा था, उस पे क्लॉटिंग फैक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह अपन देखेंगे कि जो सीटी है उसमें प्लेटलेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंगू में जो क्लॉट फॉर्मेशन का सीटी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीटी पर प्लेटलेट काउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर क्लॉटिंग फैक्टर का ही फर्क पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब कैसे ये किन किन मेथड से ये देखा जाता है? ठीक है, तो इसके लिए भी 2 मेथड आते हैं। ठीक है, कि एक तो कैपिलरी ब्लड को देखा जाता है। एक मेथड में तो कैपिलरी ब्लड है, कैपिलरी का जो ब्लड है भाई उसका क्लॉटिंग टाइम अलग होता है। कैपिलरी में अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर पाते हैं, कम कंसंट्रेशन में पाते हैं, सॉरी ज्यादा कंसंट्रेशन में पाते हैं, जबकि वीनस ब्लड में ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि वीनस ब्लड है उसमें आपको ज्यादा क्लॉटिंग टाइम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। कैपिलरी में इतना प्रेशर नहीं होता, तो वहां पे आपको कम में देखने को मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल बात है। तो कैपिलरी का जो ब्लड सीटी है उसके लिए जो मेथड आता है उसको बोलते हैं राइट मेथड। क्या होता है? राइट्स मेथड, है ना। और जो राइट्स मेथड, आपको ये जरूरी नहीं है कि कैसे इसके लिए ब्लड सैंपल जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। जबकि वीनस ब्लड के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो बहुत फेमस है, ली वाइट मेथड। कौन सा करते हैं? ली वाइट मेथड। और ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीनस ब्लड ही अपन देखते हैं भाई। कैपिलरी से तो आप ब्लड निकाल ही नहीं सकते ना, तो अपन जो निकालते हैं वो वीनस ब्लड निकालते हैं। ठीक है, वीनस सैंपल लेते हैं, उसको अपन सिट्रेट वाइल, सिट्रेट ब्लू 3.2% सिट्रेट ब्लू वाइल में अपन वो सैंपल, वेनस सैंपल अपन भेज देते हैं। ठीक है, जो 1.8 ml का सैंपल आता है उस वाइल में, उसको अपन लैब में भेज देंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं ली वाइट मेथड। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है ना वो होती है 5 से लेके 15 मिनट। तो नॉर्मल आपसे कोई क्लॉटिंग टाइम पूछता है तो आप बता देना 5 से लेके 15 मिनट होता है। ठीक है, जबकि कैपिलरी का भी याद रख लो, आपको कभी जरूरत पड़ जाए। कैपिलरी का ऐसे करते हैं कि अपन थोड़ा सा प्रिक करके कैपिलरी ब्लड निकालते हैं ना, तो कैपिलरी ब्लड में जो देखा जाता है राइट्स मेथड में, वो कितना होता है? वो आपके होता है 3 to 8 मिनट। कितना होता है? 3 to 8 मिनट। बट आप याद रखना, मैं दोनों को कंपेयर बता देता हूं कि आपने एक तो पढ़ा है ब्लीडिंग टाइम और एक पढ़ा है क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम डिपेंड करता है प्लेटलेट पे, उसका क्लॉटिंग से कोई मतलब नहीं है। क्लॉटिंग टाइम डिपेंड करता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर पे। ब्लीडिंग टाइम ये होता है कि कितनी देर में ब्लीडिंग रुक रही है। क्लॉटिंग टाइम होता है कि कितना टाइम लग रहा है क्लॉट फॉर्म होने पे, वहां पे क्लॉट फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। ब्लीडिंग टाइम जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू देखें तो 2 से लेके 7 मिनट होती है, जबकि क्लॉटिंग टाइम है उसकी नॉर्मल वैल्यू 3 से लेके आप 15 मिनट तक बोल सकते हो। भाई नॉर्मल तब ऐसे ही बोलेंगे ना, इसका सबसे कम ले लो और इसका मैक्सिमम ले लो। ये 3 से 15 मिनट हो गया और वो 2 से 7 मिनट हो गया। तो ये बीटी और सीटी में कंफ्यूज मत होना। कल को ये पूछ ले कि भाई किसी को हीमोफीलिया हो रहा है, तो हीमोफीलिया में एक्चुअली अपन देखें क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं, तो हीमोफीलिया में बीटी चेंज होगा या सीटी चेंज होगा, तो आंसर है सीटी चेंज होगा, बीटी में। डेंगू है
उसमें बीटी चेंज होगा, सीटी होगा। तो डेंगू में प्लेटलेट कम होती है तो उसमें बीटी चेंज होता है, सीटी चेंज नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कहीं ना कहीं आपके नॉट सेट बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई? यहां तक अपन ने पढ़ लिया कि किस तरह से पूरा हीमोस्टैसिस होता है, इसको अपन ने देख लिया। सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, फिर क्लॉटिंग होती है। ठीक है, अब अपन एक चीज और देखते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस। इसका एक पॉइंट और आता है, थ्रोम्बोलाइसिस। एक्चुअली में वो हीमोस्टैसिस का पार्ट नहीं है, इसलिए अपन कोई नंबर नहीं डालते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, कैसे काम करता है। हेडिंग डालो थ्रोम्बोलाइसिस, या इसको एक और नाम दिया जाता है फाइब्रिनोलाइसिस। देखो मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको प्लेटलेट के टाइम भी समझाया था कि यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होकर ब्लीडिंग तो रुक गई है, नो डाउटली कि यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है। और क्लॉट में क्या बना है, क्लॉट किसका है, फाइब्रिन का ही तो है। कि यहाँ पे फाइब्रिन का क्लॉट फॉर्मेशन होके ब्लीडिंग तो रुक गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, क्लॉट बना है। ठीक है, अब ये क्लॉट क्या अच्छी चीज है, बुरी चीज है? तो नॉर्मली ये ब्लीडिंग को रोक रहा है तो अच्छी चीज है, लेकिन क्या हो सकता है, इसका एक बुरा इफेक्ट भी होता है। क्या इफेक्ट है कि सपोज करो ये आपके क्या है, वेसल्स है, और ये वेसल्स में इंजरी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, ये वेसल्स में इंजरी हुई थी यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा बड़ा सारा क्या बन गया, क्लॉट बन गया। ठीक है, यहाँ से आगे से क्या हो रहा था कि यहाँ से इसकी एक ब्रांच निकल रही थी, यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही थी। ठीक है, जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही थी जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी। ये हार्ट को जाने वाली क्या है, वेसल्स है। अब क्या हुआ, ये क्लॉट है, ये यहाँ से टूट गया और ये क्लॉट जाके यहाँ पे फंस गया, तो हार्ट को सप्लाई रुक गई ना, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, वहां पे हार्ट को अटैक आ जाएगा, एमआई आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो क्लॉट के जिस तरह से प्लग देखा था, प्लग अपन ने पहले प्लेटलेट का प्लग देखा था, और अब इसका अपन ने देखा क्लॉट। तो देखो प्लग और क्लॉट है, इसका नुकसान भी होता है, ब्लीडिंग को तो रोक रहा है, लेकिन प्लग ये या क्लॉट है, प्लेटलेट का प्लग था, प्लेटलेट का प्लग बनता है और इसका क्लॉट बनता है। ये एंड में जाके टूट जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, ये ना ज्यादा ब्लड का प्रेशर पड़ता है ना, तो ये इजीली टूट जाते हैं। अब ये इजीली टूट के आपके ब्रेन की वेसल्स में जाके भी फंस सकते हैं, आपके हार्ट की वेसल्स में भी फंस सकते हैं। तो जहां भी ये फंसेंगे वहां पे ब्रेन में जाके फंसे तो ये स्ट्रोक करा देंगे, पैरालिसिस करा देंगे, लकवा करा देंगे। हार्ट में फंस गए तो एमआई का अटैक करा देंगे, अलग अलग बीमारी करा देंगे, ये है ना। ये याद रखना कि प्लग है वो प्लेटलेट का बनता है, ठीक है, तो क्लॉट है वो किसका बना था, ये किसका बनता है, आपके फाइब्रिन का बनता है। अब आपने ये तो देख लिया था कि भाई प्लेटलेट को तोड़ने का तो हमारे पास इलाज था, जैसे भाई अटैक आया तो आपको कहीं ना कहीं पता लग गया कि भाई प्लेटलेट की वजह से आया, प्लेटलेट का प्लग टूटा है, तो अपन सबसे पहले उसको क्या दे देते हैं, सबसे पहले अपन ने कहा था कि उसको दो दवा थी, एक तो एस्पिरिन इस प्लग को तोड़ देती है और दूसरा क्लोपेडिग्रेल तोड़ देती है। ठीक है, क्लोपेडिग्रेल 75 mg देते हैं और एस्पिरिन 75 mg देते हैं। स्टार्टिंग में जब प्लग को तोड़ना होता है तो दोनों की 300-350 mg की डोज जाती है, सॉरी 300 mg की डोज जाती है। लेकिन फिर रात हर डेली अपन स्टार्ट करते हैं तो डेली रात को अपन एचएस में ये चला देते हैं, ओडी एस्पिरिन। ठीक है, लेकिन क्लॉट पे तक थोड़ी काम करेगा, ये प्लेटलेट को तो तोड़ देता है कि प्लेटलेट का ये एग्रीगेशन इनिबिट कर देता है, एंड में तो प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन हो रहा था उसको इनिबिट कर देता है, लेकिन क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आया है तो उसको ठीक थोड़ी करेगा। यदि क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आया है तो उसको ये ठीक नहीं करेगा। ठीक है, क्लॉट को तो कैसे तोड़ा जाए, जो ये फिब्रिन है इसका क्लॉट है, ये ज्यादा टाइट होता है, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसको तोड़ने के लिए भी अपन को जो फाइब्रिन को तोड़ने के लिए जो मैकेनिज्म होती है उसको अपन बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है, या इसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। और नॉर्मल अपनी बॉडी में देखो ये बनते ही रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप देखोगे ना तो काफी सारे प्लग ये बनते ही रहते हैं, काफी सारे क्लॉट बनते रहते हैं। तो इनको नेचुरल कैसे तोड़ा जाता है, नेचुरल अपनी बॉडी में भी कोई प्रोसेस होता है क्या? हाँ, अपनी बॉडी में थ्रोम्बोलाइसिस होता रहता है बॉडी में। ठीक है, जो प्लग जैसे बन गया, सॉरी क्लॉट बन गया है
क्लोट ने ब्लीडिंग को रोका है, उसके बाद उसको क्या कर देगा, वो डिसोल्व कर देगा, क्लोट को डिसोल्व कर देगा। अब कैसे डिसोल्व होता है ये समझो, ठीक है, समझो, स्टार्टिंग से समझाते हैं कि आपकी बॉडी में जो लिवर है, जो आपकी बॉडी में लिवर है, वो एक प्रोटीन को बनाता है। कौन सा प्रोटीन होता है वो? प्लाज्मिनोजन। कौन सा प्रोटीन होता है? प्लाज्मिनोजन। ठीक है, आपकी बॉडी में जो लिवर होता है, इसको मैं साफ लिख देता हूँ, लिवर होता है वो एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिनोजन प्रोटीन वो बनाता है। ये इनएक्टिव है और ये प्रोटीन प्लाज्मिनोजन क्या एक तरह का प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड में सर्कुलेट है, लिवर ने बनाया और लिवर ने बना के इसको कहाँ छोड़ दिया? ब्लड में छोड़ दिया। अब क्या होता है, जैसे ये जाता रहता है, ये घूमता रहता है, इसको मिलता कौन है? इसको रास्ते में क्लोट मिलता है, तो इसका काम है कि क्लोट को मुझे तोड़ना है ना। अब कैसे तोड़ेगा? जैसे ये क्लोट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे टीपीए। टीपीए होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीए होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। मैं लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, एक होता है यूरोकाइनेज, यूपीए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ठीक है, एक और आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता है, वो तो मेडिकेशन फॉर्म है। वो भी क्या करता है कि इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्लाज्मिनोजन को किसमें कर दिया? प्लाज्मिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ये इनएक्टिव फॉर्म थी और ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये थी वो कोई सी फॉर्म थी? इनएक्टिव फॉर्म थी और ये एक्टिव फॉर्म होती है। क्लियर हुई ये बात? अब प्लाज्मिन क्या करता है? प्लाज्मिन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, जो प्लाज्मिन अपने पढ़ा है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये फाइब्रिन को ब्लॉक कर देता है। ये जो फाइब्रिन था इसको ये ब्रेक कर देगा, इसको तोड़ देगा क्लोट को। ठीक है, इस फाइब्रिन क्लोट को तोड़ देगा और जो एमआई की रिस्क थी वो कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी सीवीए का अटैक आता है या एमआई का अटैक आता है तो आजकल ये टीपीए दवाई दी जाती है, यूरोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन दिया जाता है, ये क्या करते हैं? ये फिब्रिनोलाइसिस का ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फाइब्रिन को तोड़ने का या फिब्रिनोलाइसिस का काम करते हैं। मैंने बताया था, मैं दोबारा समझा देता हूं कि जो यहाँ पे आपका क्लोट टूट गया था, ये क्लोट टूट के आपके किसी वेसल्स में जाके जमा हो सकता है। तो अब वेसल्स में एकदम हार्ट अटैक आया, भाई हार्ट को जैसे सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, वहां की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, वहां की सेल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिले, तो वहां के सेल्स है वो डेथ होने लगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमआई। अब एमआई में आप सब समझ सकते हो कि हो सकता है वो प्लेटलेट का प्लग टूटा है, उसकी वजह से भी हो सकता है वहां पे कोई आपका क्लोट टूटा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लोट ज्यादा खतरनाक होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं वो और भी पावरफुल होते हैं, वो इतनी इजीली नहीं टूटते हैं। अब भाई प्लेटलेट की वजह से है, तो अभी तो आपको नहीं पता ना किस वजह से हुआ होगा। एकदम में किसी पेशेंट को एमआई आ जाता है तो आपको तब तो तुरंत नहीं पता यार वो प्लेटलेट की वजह से हुआ है या वो फाइब्रिन की वजह से हुआ है, पर दोनों में से एक की वजह से हुआ है कि या तो वहां पे या तो वहां पे जाके क्लोट जाके फंसा है या वहां पे प्लेटलेट का प्लग जाके फंसा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझो कि इनको अपन नॉर्मली चाहिए, इसको नॉर्मली अपन थ्रोम्बस बोलते हैं कि कोई ना कोई थ्रोम्बस जाके वहां पे फंसा है। अब यदि प्लग फंसा है, प्लेटलेट का फंसा है, तो अपन तुरंत पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं। तो कितने एमजी की देते हैं? अब 75 एमजी की नहीं देंगे, 300 एमजी की देंगे, या अपन क्लोपेडिग्रेल देते हैं। ये दोनों दवा देते हैं इमरजेंसी में। 300 mg या तो एस्पिरिन देंगे या क्लोपेडिग्रेल देंगे। ये दोनों दवा यदि प्लेटलेट का प्लग है तो उसको तोड़ देगा। ये दोनों दवा प्लेटलेट का प्लग है, उसको तोड़ देगा। ठीक है, या अपन उसके बाद में क्या करते हैं, क्लोट को तोड़ने के लिए अपन टीपीए का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन क्या आता है? टीपीए का, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो क्या करेगा, जो प्लाज्मिनोजन था यदि क्लोट का हुआ तो क्या करेगा, जो प्लाज्मिनोजन था वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा
और वो इस क्लोट को ब्रेक करेगा। प्लाज्मिन है वो क्लोट को ब्रेक करेगा, या यूरोकाइनेज दे देंगे या स्ट्रेप्टोकाइनेज दे देंगे, तीनों में से कोई सा भी दे देंगे। ठीक है, ये अपन देख के अपन एमआई को बचाते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका जो करते हैं लोग, वो करते हैं एंजियोप्लास्टी। सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है एंजियोप्लास्टी, करते हैं इमरजेंसी। वो आपके वेसल्स के, जो आपकी आर्टरी होती है उससे लेके वो हार्ट की जो वेसल्स होती है वहां तक कैमरा ले जाते हैं, तो कोई भी क्लोट है उसको हटा देते हैं डायरेक्ट फिजिकली जाके। क्योंकि जो अपन दवा देते हैं ना उससे रिस्क होता है कि मान लो ये क्लोट टूट गया, सपोज करो आपने इस क्लोट को पिघला भी दिया और ये क्लोट टूट के और अंदर चले गया आधा, तो इसकी रिस्क होती है। ये देखो बहुत अपर लेवल की बात है, जब आप मेडिसिन पढ़ोगे जब जाके अपन देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपन को इतना ही देखना है कि क्लोट की वजह से भी आपको एमआई आ सकता है, आपको एमआई प्लग की वजह से भी आ सकता है। प्लेट की वजह से आ रहा है तो उसको इन दवा से अपन मैनेज कर देते हैं, और यदि क्लोट की वजह से आ रहा है तो अपन को इन दवा से मैनेज करना होता है क्लोट को तोड़ने के लिए। तो इसी तरह मैं बताता थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, कि आपको एक बार वो समझा देता हूँ कि अपने लीवर में प्लाज्मिनोजन प्रोटीन बना के रखता है, वो ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। अब उसको कुछ एंजाइम होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, यूरोकाइनेज एक्टिवेटर होता है, वो उस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे वो प्लग के कांटेक्ट में आते हैं, सॉरी क्लोट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एक्टिवेटर रिलीज होते हैं और वो उसको एक्टिवेट करते हैं। अब प्लाज्मिन है वो फाइब्रिन को तोड़ देता है, वो फाइब्रिन को ब्रेक कर देता है। ऐसा नॉर्मल अपनी बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है। यदि आपको तोड़ना है तो आप ये टीपीए का इंजेक्शन भी आता है और ये आपकी बॉडी में नेचुरल भी बनता है। वैसे आपके नेचुरल थ्रोम्बोलाइसिस चलता रहता है बॉडी में, लाइक क्लोट बन गया उसके बाद अपनी बॉडी उसको पिघलाती रहती है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर हुई? यहां तक आपको समझ में आया? अब एक बात और है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये एक्टिवेटर है, लिख देता हूं कि जो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर ऑफ प्लाज्मिनोजन है, ये रिलीज कहां से होता है? ये क्वेश्चन आ जाए कि ये प्लाज्मिनोजन के जो एक्टिवेटर है ये कहां से रिलीज होते हैं, तो आंसर लिखना ये रिलीज होते हैं डैमेज एंडोथेलियम से। जो एंडोथेलियम डैमेज हुई है ना वहां से ये रिलीज होते हैं। देखो वहां पे यदि ये घूमते रहते हैं, अब इसमें जैसे प्लाज्मिनोजन घूम रहा है तो प्लाज्मिनोजन ने देखा कि यहाँ पे जाके भाई कुछ क्लोट सा बन रहा है। अब क्लोट कहाँ बनेगा? जहाँ पे एंडोथेलियल डैमेज है वहीं तो क्लोट बनेगा। तो वो एंडोथेलियल है वो इन एक्टिवेटर को रिलीज करती है और ये देखता है कि भाई यहाँ पे एक्टिवेटर है तो प्लाज्मिनोजन है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इस जो पूरे क्लोट को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। तो ये अपन नॉर्मली यहाँ पे देखा। अब अपने इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? छोटा सा टॉपिक है कि कंट्रोल ऑन कोएगुलेशन। क्या है? कंट्रोल ऑन कोएगुलेशन। अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा डर आप लोगों के अंदर भी पैदा हो गया होगा कि भाई कोएगुलेशन तो बुरा है। भाई आपकी बॉडी में प्लेटलेट का काउंट बढ़ गया, क्लोटिंग फैक्टर का काउंट बढ़ गया और नॉर्मल अपने जो वेसल्स हैं वो डैमेज होती रहती हैं और वहां पे प्लग, वहां पे क्लोट ये बनते ही रहते हैं और क्लोट या प्लग बनते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की, आपको सीबीए आने की क्या होती रहती है? कंडीशन होती रहती है। तो आप अपनी बॉडी इसके लिए क्या करें? अपनी बॉडी भी जैसे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है क्या कि भाई क्लोटिंग हुई, क्लोटिंग का काम पूरा हुआ उसके बाद ये डिजोल्व भी अपने आप हो जाए। ठीक है, या जैसे प्लेटलेट हुई, प्लेटलेट का प्लग बना उसके बाद ये अपने आप ही डिजोल्व हो जाए, हमको बिना कोई एस्पिरिन वेस्पिरिन दवा लेने की जरूरत ना पड़े और ये अपने आप ही डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? नेचुरल प्रोसेस है। तो अपनी बुक में इसने तीन ऐसे प्रोसेस बताए हैं नेचुरल, जो कि ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। पहला क्या है? पहला प्रोसेस इसने बताया कि आपकी बॉडी में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, कि आपकी बॉडी में एक नेचुरल क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट आपकी बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम है हिपैरिन। आपकी बॉडी में आपको मैंने बताया था ना कि अपनी जो मास्ट सेल होती है या बेसोफिल है वो हिपैरिन को रिलीज करती रहती है। इस हिपैरिन का काम क्या होता है? ये हिपैरिन जितने भी क्लोटिंग फैक्टर जो वेस्ट पड़े हैं, जो एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ जो एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर है, जितने भी एक्टिवेट
क्लोटिंग फैक्टर थे उनको ये हेपेरिन क्या करता रहता है, डीएक्टिवेट करता रहता है। भाई जो एक्टिवेट है उनको डीएक्टिवेट करने का काम कौन करता है, हेपेरिन करता रहता है, और वहां पे ऐसा होगा तो क्लोट नहीं बनेगी। दूसरा इसने बताया कि भाई और क्या है, दूसरा क्या प्रोसेस है, तो इसने दूसरा बताया कि अपनी जो ब्लड वेसल्स है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली स्मूथ होती है, उनकी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है अंदर की वो नॉर्मली स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, वो स्मूथनेस होती है। अब स्मूथनेस होंगी तो एंडोथेलियल कवर कर रखा है, एंडोथेलियल ने कवर कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई कोलेजन सरफेस नहीं है, वहां पे जब कोई कोलेजन सरफेस नहीं है तो वहां पे कोई प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, कोई प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगी, वहां पे कोई प्लेटलेट का एग्रीगेशन या प्लेटलेट का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि वो वेसल्स बहुत स्मूथ होती है, वहां पे कोलेजन है वो नहीं आता सुपरफिशियली। थर्ड इसने बताया कि आपका लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, कि लीवर होता है ना, जितने भी एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर है उन सबको जो लीवर है वो क्या करता जाता है, क्लियर करता जाता है। तो इस तरह से कि आपके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट है उनको डीएक्टिवेट करने का काम हेपेरिन का होता है, लिवर का होता है। तीसरा आपकी वेसल्स बहुत स्मूथ पाती है, इसलिए आप डरो मत, इतना इजीली आपके कोई कोएगुलेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा, जिसमें अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने डब्ल्यूबीसी के बाद पढ़ा, उसके बाद में अपन ने प्लेटलेट पढ़ी, और लास्ट में अपन ने कि ब्लीडिंग को कैसे रोका जाता है, हीमोस्टैसिस को पढ़ा। थैंक यू।